सामने आसमान पर सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जल्द ही सामने वाली इमारत के पीछे छुप गया और फिर अपनी सारी लालिमा को समेटे पता नहीं किस लोक को चला गया कि धरा पर अंधकार की छाया डोलने लगी। प्रभास ने एक गहरी सांस ली। उनके दिन का तो सूरज डूबते हुए उस पंछी को भी साथ ले गया जिसके कारण उनके नीड़ में चहचहाहट रहती थी। सारे नीड़ के पंछी सांझ ढलते ही लौट आते, लेकिन उनका जीवन साथी जाने किस देश की ओर उड़ गया कि अपने नीड़ का रास्ता ही भूल गया। जाने कब कैसे बिछड़ गए वे दोनों कि आज अपने आसमान में अचानक अकेले रह गए। जैसे जैसे घोंसलों में लौटते पंछियों के कलरव से आसमान मुखर हो रहा था, वैसे वैसे उनके भीतर का सन्नाटा गहराता जा रहा था। क्यों क्यों विधि का ऐसा विधान है कि रोज शाम को डूबने वाला सूरज तो हर बार दूसरे दिन सुबह पुनः लौट आता है, लेकिन गया हुआ व्यक्ति उस पार से कभी लौटकर नहीं आता। प्रकृति का ऐसा भेदभाव क्यों? वह अपने सूरज को तो फिर से भेज देती है संसार में उजाला करने को, लेकिन उनके छोटे से संसार को हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। प्रभास की आंखें फिर से भीग गईं। आंसू बहुत रोकने पर भी बह निकले, जिन्हें उन्होंने बड़ी तत्परता से रोक लिया, लेकिन लगा जैसे पीछे कोई धीरे से निकल गया। रात में बिस्तर पर लेटते ही सीने में कुछ गुमड़ने लगा। एक दुख भाप बनकर गले में अटका और तब पानी होकर आंखों से बहने लगा। फिर 4 महीनों में कितना रो चुके हैं वे, भीतर के दुख को आंसुओं में ढाल चुके, लेकिन मन का भारीपन है कि कम ही नहीं होता। जो जमा हुआ है वह जैसे और ठोस होता जा रहा है और उनके सीने की जकड़न बढ़ती ही जा रही है। एक भारी पत्थर सा है जो छाती पर हर समय धरा हुआ महसूस होता है उन्हें। एक सवाल मकड़ जाल सा घेरे रहता है। क्यों रंजना, क्यों चली गई तुम मुझे असमय ही छोड़कर? मैं तो बड़ा था, पहले जाना तो मुझे चाहिए था, लेकिन तुम पहले क्यों? क्यों यह दिन रात उनके सामने खड़ा रहता? जानते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि जीवन की बस में इस यात्रा में पहले चढ़ा है वही पहले उतरेगा। इस यात्रा में कौन सा यात्री किस समय कब किस स्टॉप पर उतर जाए किसी को पता होता है? रंजना भी क्या उन्हें छोड़कर जाना चाहती होगी? कभी नहीं। उसे पता था कि वे उसके बिना किसी हाल में नहीं रह पाएंगे। यह दुख तो वो सहन ही नहीं कर पाएंगे। प्रभास तकिए का सहारा लेकर पलंग पर बैठ गए। कितना पैसा जोड़ रखा था उन्होंने रंजना के लिए। हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना पैसा रख दिया है तुम्हारे लिए, स्वाभिमान से रह पाओगी, बच्चों पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे जाने के बाद जैसी रहती आई हो हमेशा वैसी ही रहना। माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुआ हमेशा पहने रहना। और रंजना जी ने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। खूब हरी भरी साड़ी, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र पहने रही और सब कुछ साथ में ले गई। बस वही बचे हैं जिन्हें उतार कर इस धरा पर छोड़ गईं। 78वें वर्ष की ओर बढ़ते हुए वे रह गए और 72 साल की उम्र में रंजना चली गई, जिसके होने की सुगंध ने जीवन को सदा सराबोर रखा। वह हथेलियां पुनः एक बार बिछड़ गईं और जीवन एकदम फीका सा उद्देश्यहीन हो गया। दरवाजे पर टंगे पर्दे के पार कोई छाया हिलती सी दिखी। प्रभास तुरंत दरवाजे की ओर पीठ करके लेट गए। कोई देख ना ले कि वह रो रहे हैं। सांस रोक कर वे निश्चल पड़े रहे। मन के संस्कार उन्हें रोने पर लज्जित अनुभव करवाते हैं। पुरुष है ना, पुरुष तो हिम्मत व दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। रोना जैसी कमजोरी अनकहे ही उनके लिए वर्जित है, जबकि भावनात्मक रूप से पुरुष तो स्त्री से भी अधिक कमजोर होता है। स्त्री में अपना दुख प्रदर्शित करने की, सबके सामने रोने की हिम्मत होती है। पुरुष में इतना साहस नहीं होता। साहस हिम्मत के क्षेत्र में पुरुषोचित
आवरण ओढ़े वह सबके सामने धैर्य का झूठा प्रदर्शन भीतर ही भीतर दर्द में घुलता रहता है। वे भी तो छुप छुप कर रोते हैं, कभी अखबार की आड़ में, कभी रात के एकांत में, कभी नहाते हुए। अगले दिन सुबह वे अखबार पर नजरें गड़ाए बैठे थे। समय काटने के उद्देश्य से आंखों के सामने अखबार लिए वे पिछले आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पंक्ति भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। नानी जी, माँ पूछ रही हैं, नाश्ता दे दूं? नीरा ने आकर पूछा। कितने बज गए? उन्होंने अखबार से आंख उठाकर पूछा। 8:15 बज गए, नीरा ने बताया। अच्छा दे दो, उन्होंने उदासीन भाव से कहा। नीरा ने उपमा की प्लेट आगे बढ़ा दी। वे उपमा गले से नीचे ढकेलने लगे। भूख तो आजकल लगती नहीं, खाना खाने का जरा भी मन नहीं होता, लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इसीलिए जब कोई चाय का कप पकड़ा देता तो वह चुपचाप पी लेते। कोई नाश्ता और खाना दे देता तो वह खा लेते। ना उन्हें ठंडा गर्म का भाव रहता, ना स्वाद का। 56 वर्ष का लंबा साथ कैसे एक क्षण में टूट गया। इतना लंबा जीवन, जीवन भर का साथ आज एक सपने की भांति लग रहा है। जीवन के जिस काल में जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी आयु में रंजना उन्हें छोड़कर चली गई। भरा पूरा परिवार है उनका, लेकिन आज बस एक रंजना के ना रहने से जैसे वे एकदम अकेले रह गए थे। रिश्तों की भीड़ में अकेले, ऐसे ही अकेले रह गए थे वे, असहाय से अकेले, जब उनकी अम्मा उन्हें छोड़कर गई थी। प्रभास ने अपनी हथेलियां देखी। बचपन में वह नींद में डर कर रोने लगते थे तो दो हथेलियां तुरंत उन्हें थपक कर आश्वस्त कर देती थीं। उनका सिर और पीठ सहला देती। वह अकेली संतान थे। पिता काम की वजह से घर पर कम ही रहते थे। जन्म से ही प्रभास बस माँ से ही जुड़े थे। वह अम्मा के प्राण थे और अम्मा उनकी प्राण थी। भले ही कितनी गर्मी हो, उन्हें गोद में लेकर ही अम्मा खाना बना पाती। वे चूल्हे की आंच सह जाते, लेकिन अम्मा से दूरी नहीं सह पाते थे। अम्मा की हथेलियों में न जाने कौन से इत्र की सुगंध जो उन्हें जीवन की आश्वस्ति सी लगती। वे अम्मा का पल्लू पकड़कर ही सोते। अम्मा का हाथ नींद में उन पर रहता और उन हथेलियों से झरती सुगंध में वे गहरी नींद में खो जाते। उन हथेलियों की सुगंध उनके जीवन के हर कोने में व्याप्त थी। खाने में स्वाद बनकर, साफ धुले कपड़ों में चमक, उन्हें पहली बार स्कूल के लिए तैयार करते हुए, पहनाए गए यूनिफॉर्म में, बड़े होने पर उनके टेबल पर रखे चाय के प्याले में, करीने से सजी उनकी किताबों में, तहकर अलमारी में रखे उनके कपड़ों में, उन्हीं हथेलियों की सुगंध बसती थी। रात में वही हथेलियां चुपके से उन्हें चादर या रजाई उड़ा जाती। अम्मा के बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी हथेलियों की सुगंध में प्रभास की सांसें चलती थीं। अपना कहने को उनका था ही कौन। अम्मा सिर पर या पीठ पर हाथ फेर देती थी तो वह बड़े से बड़े दुख से भी उबर जाते थे। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि स्त्री पुरुष पर आश्रित होती है, लेकिन सच तो यह है कि पुरुष जीवन के हर पग पर स्त्री पर आश्रित होता है। वह स्त्री ही तो होती है जो तेल मलकर मांस के लोथ में हड्डियां बनाती है और उसे एक शरीर का आकार देती है। वही होती है जो अपनी हथेलियों का सहारा देकर धरती पर पैर जमाना सिखाती है, अन्न का ग्रास मुंह में देकर पहुँचती है, हाथ पकड़कर का खा गा सिखाती है। पुरुष हर क्षेत्र में स्त्री पर निर्भर रहता है, ममत्व से लेकर सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक संबल के लिए भी। स्त्री की हथेलियों में जीवन का इत्र होता है जो पुरुष में प्राणों की सुगंध भरता है। इन हथेलियों के बिना वे तो एकदम निष्प्राण हैं, माना शरीर में अभी भी हृदय धड़क रहा है, फेफड़े बाहर भीतर हवा खींच रहे हैं, लेकिन इन सारी भौतिक क्रियाओं के बीच प्राण कहाँ है? जीवन का आनंद कहाँ है? आनंद तो रंजना थी, जीवन का आश्वासन तो रंजना ही थी। चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की, वे दिन भर की हर बात सहज मन से अम्मा को बताते थे। उनका मन अम्मा के लिए दर्पण जैसा था।
जिसमें झांक कर अम्मा सब कुछ देख सकती थी। पिताजी के गुजर जाने पर अम्मा की हथेलियों का साया उनके सिर पर था और उन्होंने मजबूती से उन्हें थाम रखा था। जब अम्मा उन्हें छोड़कर जाने लगी तो उन्हें लगा कि उनकी ही देह से प्राण निकल रहे हों। असहाय था वह दुख, दारुण थी वह वेदना। कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना अम्मा, वह बच्चे की भांति बिलख पड़ते थे। कहाँ जा रहे हो बिटवा? अम्मा भला तुम्हें छोड़कर कभी जा सकती है? देह भले ही छूट रही है, हमारे प्राण तो सदा तुम्हारे अंदर ही बसे रहेंगे। अम्मा ने रंजना की हथेली उनके हाथ में थमा दी थी। अब यही तुम्हारी सुख दुख की साथी है बिटवा। आगे की यात्रा अब इसके साथ ही करना। और उसके बाद जीवन में अम्मा के हाथों में बसा इत्र जैसे रंजना की हथेलियों में बस गया और वे उसकी सुगंध में धीरे धीरे आश्वस्त होते गए। रंजना की हथेलियों ने अम्मा की संपूर्ण धरोहर को उसी स्नेह से, उसी अपनेपन के साथ सहेज लिया था। घर को, गृहस्थी को और उन्हें भी। बच्चों की बढ़ती जिम्मेदारियों, घर परिवार, दूर पास के नाते रिश्तेदार, सभी कुछ संवारने में रंजना की हथेलियां भी उतनी ही कुशल थीं जितनी कि अम्मा की। ऐसा लगता था कि अम्मा अपने हाथों की सारी सुगंध रंजना को सौंप गई हैं। पूरे 56 बरस तक रंजना आत्मा के रूप में उनके हृदय में बसी रही, लेकिन आज अचानक बहुत खाली खाली से हो आए थे वे। अम्मा उन्हें रंजना को सौंप गई थी, लेकिन रंजना उन्हें एकदम अकेला कर गई, निसहाय। अम्मा के बाद वे अपने मन की हर बात रंजना से साझा करते थे। दिन भर की नौकरी में क्या कुछ हुआ, कौन मिला, किसने क्या कहा, दफ्तर की राजनीति, एक एक क्षण वे रंजना के साथ बांटते। अब किससे अपने मन की बात को बांटे वे? जीवन का, मन का साझेदार तो चला गया हमेशा के लिए। प्रभास ने विकल होकर अपनी हथेलियां मली। रंजना थी तो उनका एक स्थायी ठौर था, एक घर था। उसके जाते ही जैसे वे घर होते हुए भी बेघर हो गए। अब उस मकान की बेजान दीवारें उन्हें काटने को दौड़ती हैं। चप्पे चप्पे में बसी यादें उन्हें दिन रात व्याकुल करती रहती। जैसे तैसे उन्होंने लोक लाज और विधियों के संपन्न होने तक खुद को उस घर में रोके रखा। फिर बेटी उन्हें अपने साथ में ले आई। हालांकि उसी शहर में होने के कारण कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मन तो वहीं था। वेदना तो यहाँ भी साथ ही चली आई है। तब भी जीवन के शेष दिन व्यतीत तो करने ही हैं। कभी बेटी के यहाँ चले जाते हैं, कभी घर चले जाते हैं। वहाँ सुमन है, उनकी बहू, जो कि उनका बहुत ध्यान रखती है। ठीक समय पर नाश्ता, खाना, यहाँ बेटी भी वही सब करती है। तब भी प्राण विकल रहते हैं, जैसे का श्वास के अभाव में। बस दिन काट रहे हैं वे। प्रभास को बेटी के यहाँ आए 1 महीना हो गया। बेटी भरकस उनके आसपास ही रहती। कभी सब्जी काटने सामने आ बैठती, कभी कपड़े ताहने, तो कभी कोई और काम करने। वह रसोई में चली जाती तो नीरा आकर बैठ जाती। बेटी पूरा प्रयत्न कर रही थी कि उनका दुख हल्का करने का। वह भी बेटी के सामने कभी कभी दुख कह देते और किसी से नहीं कह पाते थे। बेटी ही थी जो धैर्य से उनको सुनती, भीगी आंखों में आंसुओं को रोककर उन्हें सांत्वना देती। वे बार बार एक ही बात कहते, तब भी उनकी बेटी पूरे ध्यान से सुनती, उनकी भावुकता को आदर देती। लेकिन वे जिस सुगंध के संरक्षण, मानसिक निर्भरता के आदि हो चुके थे, उसके लिए सतत व्याकुल बने रहते। अक्टूबर की शामें अब हल्की हल्की सी ठंडी होने लगी थी। प्रभास को ठंड ज्यादा ही लगती थी। कल रात भी देर तक जागने के बाद जब उन्हें झपकी लगी तो हल्की सी ठंड का एहसास हो रहा था। फिर पता नहीं कब उन्हें नींद लग गई। जब जागे तब चादर के ऊपर उनके पैर पर कंबल भी ओढ़ाया हुआ था। दोपहर में नींद तो आती नहीं, मगर वे कमरे में जाकर लेटे रहते हैं, आंखें बंद करके, घंटा 2 घंटा, ताकि बेटी भी थोड़ा आराम कर सके। सुबह जल्दी उठकर जो काम में लगती है तो दामाद के आने तक देर रात हो जाती है उसे काम समेटने में। आज भी वह कमरे में आकर लेट गए।
कंबल ओढ़कर लेटे रहना अच्छा लगता था। 5 बजे बाहर आए तो नीरा सोफे पर बैठी हुई थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। चाय बना दूं नाना जी? नीरा ने किताब बंद करते हुए पूछा। माँ उठ जाए तब साथ में ही बना देना। उन्हें लगा कि बेटी सो रही होगी। माँ तो दोपहर से बाहर गई है, नीरा ने बताया। कहाँ गई है? पता नहीं, कह रही थी नाना जी उठ जाएं तो चाय बना देना। नीरा चाय बनाने के लिए चली गई। प्रभास बालकनी में आकर हल्की धूप में बैठ गए। नीरा चाय दे गई। बेटी नहीं है तो घर में भी अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। वह होती है तो उनसे बातें करती रहती है या नीरा से बोलती रहती है। घर में कुछ आवाजें तो तैरती रहती हैं। कहाँ गई होगी? क्या काम पड़ गया होगा? वह देर तक बालकनी में बैठे बाहर की चहल पहल को देखते हुए अपने भीतर के सन्नाटे को दूर करने का, एकाकीपन को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। सूरज ढल गया था। हवा में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। वे भीतर जाने को सोच रहे थे कल घर वापस चले जाएं। सारे स्वेटर, गर्म कपड़े तो वही हैं। कल से नवंबर लग जाएगा तो दिन पर दिन ठंड बढ़ती ही जाएगी। उठने को हुए ही थे कि तभी कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर चौंक गए। बेटी पता नहीं कब लौट आई थी। उनके कंधों पर स्वेटर रखते हुए कह रही थी, ठंडक पड़ने लगी है ना? आपके स्वेटर साल ले आई हूँ, स्वेटर पहन लीजिए और अंदर आ जाइए। अब धूप ढलने पर हवा ठंडी होने लगी है। स्वेटर पहनते हुए उनकी आंखें भीग आईं। रंजना की याद में नहीं, बस यूं ही। कुछ देर बाद वे कमरे में गए तो बेटी बैग में उनके गर्म कपड़े निकालकर अलमारी में रख रही थी। ऊपर वाले खाने में पूरी और आधी बांह वाले स्वेटर हैं। नीचे वाले खाने में पाजामे और गर्म बनियानी रखी हैं। इधर शॉल है, उस ड्रॉवर में मफलर है और इसमें मोजे। बेटी बता रही थी और कपड़े तह करके रखती जा रही थी। अचानक उन्हें लगा एक चिर परिचित सुगंध उनके आसपास फैल गई है। इत्र से भीगी हथेलियों की सुगंध, वह सुगंध जो अम्मा रंजना की हथेलियों को दी गई थी। क्या वही इत्र रंजना रेवती को दे गई है, या हर स्त्री कोख में रहते ही अपनी बेटी की हथेलियों में वह सुगंध भर देती है? ममत्व की सुगंध, साथ के आश्वासन की सुगंध, सबकी परवाह की सुगंध। स्त्री जन्म से ही माँ होती है और पुरुष माँ, बहन, पत्नी अथवा बेटी के रूप में इसी माँ की हथेलियों में बसी सुगंध पर भावनात्मक रूप से जन्म भर आश्रित होता है। हर स्त्री की हथेलियां जीवन की सुगंध से भरे इत्र में भीगी होती हैं। अम्मा की भी, रंजना की भी और रेवती की भी। पीढ़ी दर पीढ़ी की स्त्री अपनी हथेलियों की सुगंध को आने वाली पीढ़ी की स्त्री को सौंप देती है और हर पीढ़ी की स्त्री के पास होती है पुरुष को संबल देती इत्र से भीगी हथेलियां। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।